हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। आज का लेक्चर 13.1 में मैं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सारी चीजें आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटीसी जेई के अकॉर्डिंग के सिलेबस के लिए, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको वो सारी चीजें बता देता हूँ। हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बारे में मैग्नेटिक फील्ड किन किन ऑब्जेक्ट्स की वजह से या किस किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो हम बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर है या कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, उस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे, टॉर्क के बारे में बात करेंगे और मैग्नेटिक बार मैग्नेट वगैरह, परमानेंट मैग्नेट, उनसे रिलेटेड चीजों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पता था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड से बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है, जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल है Q, अगर ये रेस्ट पर है तो इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज अगर आता है, चार्ज पार्टिकल आता है, तो उसको फोर्स का फील होता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो किसी भी रेस्ट पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ कोई फील्ड जो बनता है वो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से जब कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में हो, जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या कोई करंट कैरिंग वायर हो, कोई वायर है उसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट कैरिंग वायर यानी कि इस वायर के चारों तरफ और इस मूविंग चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ जो फील्ड जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो फील्ड जनरेट होता है वो कौन सा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि ये दो। एक और तरीका हो सकता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, वो है मैग्नेट्स, इटसेल्फ मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कहां से बन सकता है। अब एक्चुअली पता कैसे चला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जैसी भी कोई चीज होती है, तो हुआ क्या, इसके लिए एक मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं। भाई कैसे पता चलता है, मान लीजिए हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर एक वायर है जिसमें मैं करंट आई फ्लो करवा रहा हूं, एक चार्ज पार्टिकल है Q, यहां पर इसको रेस्ट पर रख देते हैं, जो कि किस पे है, रेस्ट पर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में इस चार्ज पार्टिकल Q को रेस्ट पर रखा हुआ है, तो ये चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता है। तो इसका मतलब यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी चार्ज पार्टिकल है वो मूविंग कंडीशन में है और इस पर टोटल कोई नेट चार्ज वायर पर कोई नहीं है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। अब हमने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी ऊपर वाले डायरेक्शन में, नीचे भी दे सकते हैं, हमने कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। तो हम क्या देखते हैं, करंट उतना ही फ्लो कर रहा है। जब इस चार्ज पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी प्रोवाइड की तो हमने ये देखा कि ये चार्ज पार्टिकल जो है वो इस वायर की तरफ टर्न कर जाता है। ये सीधा जाना चाहिए था, वैसे तो अगर मान लो कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और कोई फोर्स नहीं होता तो ये सीधा सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ टर्न कर गया, इस वायर की तरफ टर्न कर गया। इसका मतलब अब ये वायर की तरफ टर्न कर रहा है तो खुद से तो टर्न नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स तभी हो सकता है जब कोई ना कोई फील्ड हो। इसका मतलब यहां हमें एक चीज पता चला कि करंट कैरिंग वायर जो है उसके चारों तरफ भी एक फील्ड जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूविंग कंडीशन में है तो उस पर फोर्स लगेगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पर रख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग हो यानी कि मोशन में हो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगेगा, ठीक है।
तो बेसिकली इस तरीके से ये पता चला। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो अब ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से जनरेट हो सकता है। एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जनरेट हो सकता है और दूसरा मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से जनरेट हो सकता है, ठीक है। और तीसरा बार मैग्नेट वगैरह जो मैग्नेट्स होती है जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं उनके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। बेसिकली हम ज्यादातर जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे वो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बारे में की वजह से जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही यहाँ पे मैं बात करूंगा। कुछ एक चीजें मैं आपको बता देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन इसकी कुछ ना कुछ जरूर होगी। इसके बाद इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट जो होती है इसकी होती है टेस्ला। टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। ये इसकी एसआई यूनिट है। देन अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस यूनिट होती है इसकी गाउस। गॉस बोल सकते हैं यहाँ गॉस। तो हमें एक चीज पता है कि 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻⁴ गॉस यहाँ पर ये चीज होती है। तो ये यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड का जो बी से रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी एसआई में टेस्ला होती है और सीजीएस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻⁴ गॉस यहाँ पर हो जाता है। क्लियर है ये सारी बात यहाँ पर। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बात करता हूं मैं थोड़ी सी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी सेम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर किस तरह से जनरेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन फील्ड लाइंस का यूज किया जाता है वो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ये एक्चुअल में कोई लाइंस नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्चुअल में शो हो रही होती है। इमेजिनरी लाइंस होती है, बस वो लाइंस है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मतलब जहां पर कोई भी पार्टिकल वगैरह या कोई भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो, ठीक है। तो फ्रेंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर मैं बताऊं यहाँ पर तो बार मैग्नेट मैंने यूज की है। बार मैग्नेट का मतलब ऐसी मैग्नेट इस तरह से बार की फॉर्म में एक मैग्नेट होती है जिसका एक पोल, एक एंड को नॉर्थ पोल बोलते हैं और दूसरे एंड को साउथ पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड किसी भी बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट में वो दो पॉइंट्स होते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। इस चीज को मैं जब मैं बार मैग्नेट के बारे में बताऊंगा तब इस टाइम में डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी भी बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप की फॉर्म में ही रहेगी। तो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में एंटर करती है और अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती है। ये दो चीजें जो मैंने लिखी हुई ये हमेशा याद रखना। नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल पर एंटर करेगी और इनसाइड साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएगी। जहां पर भी नंबर ऑफ लाइंस नियर दी पोल्स आर मैक्सिमम, जहां पर भी नंबर पोल्स के पास में जो नंबर डेंसिटी होगी फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वहां पर जहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी एरिया में अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा है। जैसे अगर इस तरह से दिया हुआ है काफी क्लोज इतने से एरिया में और एक इस एरिया में सिर्फ इतनी सी लाइन दी हुई है, तो सेम एरिया में अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ बी की वैल्यू ज्यादा होगी और यहाँ बी की वैल्यू कम होगी, लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेंसिटी से मतलब यही होता है। अब आगे हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप की फॉर्म में होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर किसी एक पॉइंट पर टर्मिनेट हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पर खत्म हो जाती है, पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये क्लोज लूप की फॉर्म में रहती है और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। सेम रीजन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था। तीसरा नॉन कंजर्वेटिव होती है। जो भी फील्ड लाइन क्लोज लूप की फॉर्म में होगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कई बार क्लोज लूप बनाती है। वो एक स्पेशल केस है जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। इनसाइड यूनिफॉर्म होगी बार मैग्नेट की। अगर इस तरीके से पैरेलल फॉर्म में लाइंस बनाई गई हैं तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। लेकिन अगर इसके अलावा किसी और किसी और तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो किया गया है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग एलिमेंट की वजह से, जैसे
वायर हो गया, रिंग हो गया, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की शेप जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर करंट कैरिंग है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी ना किसी पॉइंट पर जरूर निकल कर आएगा, वो हम डिपेंड करेगा, तो उसको हम आगे के बारे में बात करेंगे। इसके आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मैं लेने वाला हूं अब बायो-सैवर्ट लॉ कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर दे दिया जाए तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाता है। देखिए दोस्तों, बायो-सैवर्ट लॉ से हमें क्या पता चलता है, हमें ये तो पता लग गया कि कोई करंट कैरिंग वायर दिया हुआ है तो उसकी वजह से उसके आसपास वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ये हमें क्लियर है एकदम, ठीक है। अब बायो-सैवर्ट लॉ से हमें ये पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में उस करंट कैरिंग वायर की वजह से, करंट कैरिंग छोटे से एलिमेंट की वजह से भी कितना होगा। तो यहाँ पर हमने करंट कैरिंग एलिमेंट या वायर का एक छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर मान लो एक वायर का छोटा सा पोर्शन है और इसकी लेंथ हम ले लेते हैं dl। बहुत बड़ा वायर भी है, उसकी वजह से मैं फॉर्मूला बताऊंगा अभी, लेकिन हम बेसिकली ये देख लेते हैं कि इस वायर में इस पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ए पर हमें देखना है। तो इस वायर से ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो मान लो कि r है और कितने एंगल पर है, ये पॉइंट थीटा एंगल पर है, मान डीए यहाँ पर है और ये एंगल इनके बीच में थीटा। r जो लेते हैं ये एक वेक्टर, जो हम अगर वेक्टर के टर्म्स में ले रहे हैं तो हमें ये r जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ऐसे लेना है, इस तरह से नहीं कंसीडर, ये इनिशियल पॉइंट कंसीडर करना है, ये फाइनल पॉइंट कंसीडर करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये r पॉइंट, r वेक्टर की फॉर्म में। अगर डिस्टेंस दी गई तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इस पर तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है dv इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये r ये वाली डिस्टेंस है, थीटा इस r और dl के बीच का डिस्टेंस है, साइन थीटा आपको पता लग गया, म्यू नॉट। अच्छा, इसको अगर मैं वेक्टर की टर्म्स में लिखूं तो वेक्टर की टर्म्स में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, dv आई dv वेक्टर, dv मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि छोटे एलिमेंट की वजह से निकाल रहा हूं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r, dl और ये क्रॉस r। तो इस सिचुएशन में हम इस dl को भी वेक्टर के फॉर्म में कंसीडर, वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, और इस r को, तो मैं ये जो r वेक्टर बोल रहा हूं ना, तो ये r वेक्टर इसलिए बोल रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक हमें ये इनिशियल पॉइंट कंसीडर करना और ये फाइनल पॉइंट कंसीडर करना, डिवाइडेड बाई r, ये इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, ये इसकी वैल्यू है। म्यू नॉट क्या है यहाँ पर, म्यू नॉट बेसिकली परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है। यूनिट आपको पता है टेस्ला इंटू मीटर डिवाइडेड बाई एम्पियर हो जाएगी। अब बात आती है, तो ये चीज यहाँ पर है, अभी मैं इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा ऐसे न्यूमेरिकल पर्पज से यूज नहीं होने वाला, लेकिन ये बेसिक है, डेरिवेशन इसी से होते हैं। हम डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, हम फॉर्मूले देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है डायरेक्शन, कि भाई कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो समझ में आ जाएगी, लेकिन डायरेक्शन का क्या होगा, डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। तो देखो, सबसे पहले सिंपल सी चीज है, अगर मान लो ये वायर है, इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल को यूज करना है। ये राइट हैंड थंब रूल ही है, राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमारा राइट हैंड जो है, राइट हैंड ही यूज होगा। राइट हैंड का थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में अगर हम रखते हैं और फिंगर्स को थोड़ा टर्न करते हैं, कर्ल करते हैं, तो जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। कैसे शो करेगी, यहाँ पर करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में कर्ल अगर मैं करता हूँ फिंगर, इसका मतलब ये जो टिप्स है मेरी फिंगर्स की, ये ऐसे चल रही है, मतलब इस तरह से जा रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। मुझे ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप पे होगा, मतलब ये इस तरह से चल रहा है, मतलब आप ऐसे समझो कि ये फिंगर ऐसे घुमाई, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घूम रहा होगा, इस तरह से चल रहा होगा। अगर करंट नीचे की डायरेक्शन में होता तो ये मैं ऐसे रखता और फिंगर्स को ऐसे घुमाता, इसका मतलब ये जो फिंगर्स है मेरी इधर से ऐसे चल रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है। आप ये देखो कि ये किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, आप ये ऐसे पॉइंट करी, इसका मतलब ऐसे घूम रही होगी। ऐसा नहीं होगा सिर्फ इस डायरेक्शन में आके खत्म हो गई होगी, पूरा टर्न होगा, वो भी मैं अभी समझाऊंगा आपको कि पूरा टर्न होगा। अब आप ऐसे समझो, सेम सिचुएशन, वायर ऐसे दिख रहा है आपको, है ना, ऐसे वायर दिख रहा है, करंट ऐसे चल रहा है, राइट हैंड का ही यूज करना, ये पक्की बात है। ये करंट इसमें इस तरफ चल रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो मैंने थंब को कहाँ रखा, करंट की डायरेक्शन में। अब फिंगर्स में घुमा रहा हूं तो देखो, इसका मतलब फिंगर्स इस तरफ आ रही है, इसका मतलब ये सर्कल ऐसे बन रहा होगा। मैं इसको अगर शो करूँ ना थोड़ा सा, तो इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ,
ये करंट है ना, ये करंट है यहाँ पर आई। अब ये आई और ये क्रॉस और डॉट से हम बताते हैं कि अगर ऐसे शो हो रहा हो तो करंट, अगर आई डॉट लगाए इसका मतलब बाहर की तरफ आ रहा है करंट, और क्रॉस लगाया मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ये करंट इस तरह से, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वो कैसा आ रहा था, इस तरह से घूमता हुआ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बनाऊंगा तो ये इस तरह से बनेगा, ये बाहर की साइड बनेगा तो लूप की फॉर्म में, सर्कल की इस तरीके से यहाँ पर। अब आप समझना, यहाँ पर अगर ये वायर दिया हुआ है, ये मैंने बना दिया, ये वायर है, करंट इस तरह से जा रहा है। अगर इस पॉइंट पर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट पर ये फिंगर्स कैसे दिख रही है, इधर वाली डायरेक्शन में, तो मतलब इस पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हो जाएगा। समझना कैसे, अगर मुझसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ है, तो इस पॉइंट, जस्ट इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो आप यहाँ पर एक टेंजेंट बना दो तो ये मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा इस ए पॉइंट पर। आपसे पूछा जाए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, नीचे होगा, क्योंकि ये इस तरह से एरो ऐसे बना हुआ है। मैं ऊपर नहीं बनाऊंगा, मैं एरो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड को शो कर देगा इस जगह पर। बात क्लियर हो रही है आपको, ये पी पॉइंट ले लेते हैं अपन। तो इस तरीके से हम अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो पैटर्न पता लग गया तो किसी भी पॉइंट पर फिर टेंजेंट ड्रॉ करके डायरेक्शन पता लगाई जा सकती है, ठीक है ना। पैटर्न जो होगा वो हमें पता लग गया कि वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो उसके चारों तरफ बढ़ता है सर्कुलर पैटर्न की फॉर्म में। मतलब अगर ऐसा दिया हुआ है, वायर ऐसा है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड शो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। एक ये हो गया, एक ये इसके चारों, फिर इसके बाहर, ऐसा नहीं सिर्फ एक सर्कल बनेगा, कई सारे सर्कल्स बनेंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा, एक वायर की वजह से, उसके चारों तरफ करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बन रहा होगा फिर, और अलग अलग पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। इस पॉइंट पर देखोगे, इस पॉइंट पर देखोगे तो इधर आएगा, इस पॉइंट पर देखोगे तो इधर आएगा। कैसे, ये ऐसे घुमा रहे हो ना आप, सर्कल ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाओगे तो इस तरफ, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो इस तरफ, जैसे वेलोसिटी वाली डायरेक्शन बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से, ठीक। तो ये यहाँ पर तुम ऐसे समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे ऐसे, तो ये रोटेशन अगर ऐसे हो रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जैसे बन रही है वैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी। तो ये यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का हम यूज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्शन उसकी निकाल लेंगे। देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पर एक वायर दिया हुआ है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया, ये वाला पोर्शन, ये डीएल यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन, छोटे से एलिमेंट के लिए बता रहा हूँ। उसकी लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है, करंट इसमें मान लो इस तरह से जा रहा है और इसकी वैल्यू आई 1 मीटर है, 1 एम्पियर है। तो यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर एक पॉइंट है ए जो 10 सेंटीमीटर पर है, तो हमें बताना है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन भी हम चेक करेंगे। तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 4 पाई। आई की वैल्यू 1 है, डीएल की वैल्यू हमें 2 सेंटीमीटर दी है, मतलब 2 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। साइन 30, तो साइन 30 ये वैल्यू हो जाएगी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू है 10, ये है बेसिकली आर, तो आर कितना हो जाएगा 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट, 10⁻⁷ ये बनेगा 2 इंटू 10⁻² एंड ये 1/2 डिवाइडेड बाई 0.01, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बनेगा 10⁻⁷ टेस्ला। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस छोटे से पार्ट की वजह से वो कितना आ जाएगा 10⁻⁷ टेस्ला, यहाँ पर निकलकर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो करंट अगर ऊपर वाली डायरेक्शन में, करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे लिखना है, तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वैसे तो इनवर्ड डायरेक्शन होगी, आप वैसे चेक भी कर सकते हो।
डायरेक्शन अगर देखो करंट की डायरेक्शन फिंगर थंब रखोगे तो इस ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ए पॉइंट इस तरफ है तो ए पॉइंट पर फिंगर्स देखो कहाँ है, अंदर वाली डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इनवर्ड होगा। मैं वैसे भी चेक करवा देता हूं आपको। जो मैंने यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मूला लिखा था उसमें था म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो डीएल क्रॉस आर से भी निकाल सकते हैं। डीएल कहाँ है, देखो इसमें डीएल कहाँ है, ऊपर वाले डायरेक्शन में, ये डीएल की डायरेक्शन। आर कहाँ है, ये वाली डायरेक्शन। तो डीएल क्रॉस आर करो आप, इससे डीएल क्रॉस आर से, तो डीएल से आर की डायरेक्शन में फिंगर्स टर्न करोगे तो थंब जो आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। क्रॉस प्रोडक्ट से मैग्नेटिक क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालने का, क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है उससे डायरेक्ट, देखो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डीएल क्रॉस आर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकल सकती है क्रॉस प्रोडक्ट से। तो डीएल क्रॉस आर, मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इससे भी वही रिजल्ट निकल कर आ रहा है जो हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाला था। करेक्ट है। चलो देखिए भाई, नए अगला क्वेश्चन जो है उसमें मैंने यहां पर क्या किया है कि एक करंट कैरिंग वायर है जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लिया है मैंने, जिसकी लेंथ आपको, ये जो यहां से यहां तक का एलिमेंट मैंने कंसीडर किया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक एलिमेंट लिया हुआ है, इस एलिमेंट की जो लेंथ है, लेट अस से इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। डीएल जो है यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि जो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। अब यहां से इस छोटे से पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मुझे चेक करना है। तो मुझे क्या करना होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की एक तो डिस्टेंस मुझे दी भी नहीं है, वो मुझे पता करनी पड़ेगी। इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए, तो ओ ए के बीच का डिस्टेंस आर है वो मैं पता कर सकता हूँ, ठीक है ना। बी मुझे पता लगाना है म्यू नॉट 4 पाई, तो आई मुझे पता है, डीएल मुझे पता है, आर मुझे पता करना है। अब जो सिंपल सा मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आई डीएल थीटा भी मुझे ये मैं आसानी से पता लग सकता हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि मुझे वाई और एक्स वाली एक्सिस दी हुई है। लेकिन मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको वेक्टर वाली फॉर्म में करके बताऊंगा, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको उसकी जरूरत पड़ जाए। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर मुझे सबसे पहले डिसाइड करना है कि डीएल क्या लूं मैं, डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर के लिए सबसे पहले तो आपका उसको मैग्नीट्यूड, तो इस एलिमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 0.02 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने एसआई यूनिट में। अब डीएल कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा जे कैप। सिंपल सी बात, ये जे कैप हमारे पास आ गया। अब बात आती है आर वेक्टर की। तो आर वेक्टर मैंने तुम्हें बताया था कि वायर पर जो पॉइंट होता है, आर की जो आर लेते हैं उसमें जो वायर पे पॉइंट है उसको इनिशियल लेते हैं, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो फाइनल पॉइंट होता है। तो आर की डायरेक्शन ऐसे होगी, ना कि नीचे की। समझ में आती बात। अब जब ऐसे लिखते हैं तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट की तरह काम कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की तरह काम कर रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखना सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। कोई भी पोजीशन है, कोऑर्डिनेट दिए में, अगर इसको आपको वेक्टर के टर्म्स में लिखना है तो आपको इसको कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में आसानी से लिख सकता हूँ। ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट इसके साथ लिख दो 4i कैप, और जो वाई वाला है उसके साथ जे कैप लगा दो। माइनस है तो -3 जे कैप आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर तो 0,0 हो जाएगा, तो 0i कैप 0 जे कैप। जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो फाइनल, तो 4i कैप प्लस 3 जे कैप -0, तो बेसिकली कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 3 जे कैप, ये हो जाएगा ये वेक्टर, जो ये आर वेक्टर हो गया। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो बी वेक्टर, यहां पर बी वेक्टर मुझे निकालना है, तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई, और मुझे पता है डीएल क्रॉस बी, सॉरी आर मुझे यहां पर करना पड़ेगा आर क्यूब। तो म्यू नॉट 4 पाई, इसकी वैल्यू अगर लिखोगे तो -7 हो जाएगा। क्यों, डायरेक्ट मैंने लिखी है, तुम चेक करना। आई की वैल्यू कितनी है 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 × 10⁻³ अब बात आती है डीएल क्रॉस आर की। तो डीएल यहां पर है बेसिकली 0.02 जे कैप क्रॉस और आर, तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 3 जे कैप।
ये यहां पर हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो आर क्यूब जो होगा, अब आर क्यूब बेसिकली ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो आर का मैग्नीट्यूड कितना निकलने वाला है, 5 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये बन जाएगा 5 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब जब इसको देखोगे तो आगे तो बन गया 10⁻⁹। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं इसको, या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट वो मैट्रिक्स वाला मेथड फॉलो करो, लेकिन अगर एक ही है, मतलब अगर इस तरह से एक ही जे के पी इसको कहे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो अब कैसे देखो, ऐसे इस तरह से बना लो, ये आई जे के। अब समझना 0.02 जब जे केप को आई केप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे आई केप को अगर जे केप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो के केप आता है, के को आई केप, मतलब सेम ये जो मैंने ये ऑर्डर बनाया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, इस ऑर्डर में अगर मल्टीप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो नेक्स्ट आ जाएगा। जैसे आई केप के साथ आई क्रॉस जे हो रहा है तो के केप आ जाएगा, के क्रॉस आई हो रहा है तो जे आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने जे क्रॉस आई किया, मतलब जे पहले लिख के जे क्रॉस आई किया, इसका मतलब माइनस के केप आएगा। तो यहां पर जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का ए। इसके बाद जे केप को जे केप के साथ सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये बन जाएगा माइनस का 8 × 10⁻11 के केप, मतलब कि 0.8 × 10⁻10 के केप। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, मैग्नीट्यूड भी। अब डायरेक्शन माइनस के केप आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अंदर की तरफ आना चाहिए। तुम खुद देखो, करंट अगर ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे है, तो यहां पर हम अगर रखोगे तो इस पॉइंट पर अंदर ही आना चाहिए, माइनस के केप वाली डायरेक्शन, माइनस जेड वाली डायरेक्शन, माइनस जेड वाली डायरेक्शन में आ रहा है ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट इसमें अगला फॉर्मूला देखते हैं कि अगर कोई फाइनाइट लेंथ वायर दिया हुआ है, फाइनाइट लेंथ वायर अगर दिया हुआ है, मान लो ये इस तरह से इतना वायर दिया हुआ है, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, कहीं से आ रहा होगा, तो हमने सिर्फ इस पोर्शन की बात करनी है। सफिशिएंट लेंथ है, स्मॉल एलिमेंट नहीं है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ ना कुछ लेंथ जरूर होगी। तो इस वायर की वजह से हमें किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो कितना होगा। अब कैसे पता चलेगा, मान लो ये वायर है, इस वायर के यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, इस जगह पर कोई पॉइंट है, इस जगह पर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सपोज ये कोई पी पॉइंट ले लिया। अब ये पी पॉइंट जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, μ0I डिवाइडेड बाई 4πr sin अल्फा प्लस sin बीटा। अब मैं बारी बारी से बताता हूं, आर का मतलब क्या है। मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट की इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट है, इस पॉइंट की इस वायर से परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट की इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी आर। तो यहां लिख दिया हमने आर। आई इस वायर में फ्लो होने वाला करंट, साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, इस पॉइंट से जो ये वायर है, हम जैसे समझना, ये यहाँ पर वायर दिया हुआ है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस वाले एंड पर और इस वाले एंड पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है, एक एंड के साथ जो एंगल होगा वो अल्फा होगा, दूसरे एंड के साथ जो एंगल होगा वो बीटा होगा। अब ये ध्यान रखना कि इसमें डायरेक्शन कैसे रहती है, कि जो अल्फा और बीटा जो हमने कंसिडर किया है, ये जो पॉइंट होगा ये इस वायर के अंदर ही कहीं है। अंदर होने का मतलब है कि इसकी रेंज में है। रेंज में कहने का मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर ये है तो ये आउट ऑफ रेंज चला गया, ये आउट ऑफ रेंज चला, यहां पर है, तो ये जो पॉइंट है तो इससे हम ऊपर की तरफ कंसीडर करते हैं, और ये वाला बीटा जो है इस हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि बी पॉइंट नीचे की तरफ है और ए पॉइंट ऊपर की तरफ है। तो इस तरीके से अगर मान लो कभी बाई चांस हमें डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ी तो यहां पर हम माइनस का साइन यूज कर लेंगे, तो ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो जाएगा। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं तुम्हें। डायरेक्शन तुम्हें पता है कि बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, वो हमें क्लियर है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। मान लो इस तरीके से एक वायर दिया हुआ है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज, अल्फा और बीटा ऐसे भी निकाला जा सकता है। यहां पर मान लो कि आर दिया हुआ है, ये लेंथ अगर दे दी जाए, सपोज ये L1 दे दी जाए, तो L1 पता है, R पता है, तो अल्फा पता लग जाएगा, राइट ट्राइंगल बन रहा है। सिमिलरली नीचे वाली लेंथ अगर दे दी जाए तो भी हम बीटा पता लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मान लो कि ये एक पॉइंट ले लेते हैं हम, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर की
डिस्टेंस पर है। यहां पर दिया हुआ है 2 एम्पियर करंट और ये इस तरीके से ये दिया हुआ। अगर ये एंगल सपोज मैं मान लेता हूं ये 30 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है ये भी 30 डिग्री, तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें लिखना है। कितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आएगा? अब सुनो, यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 साइन अल्फा। अल्फा ये यहां से लिया ऊपर की डायरेक्शन में, तो यहां पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ये नीचे वाले डायरेक्शन में साइन 30 डिग्री। तो कितना बन गया, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 0.4 पाई इंटू ये 1/2, ये 1/2, तो ये ओवरऑल बन जाएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 0.4 पाई, या 10 भी लिख सकते हो, फिर आप इसको जैसा सॉल्व करना चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्शन की अगर बात करूं तो इनवर्ड आ जाएगी ऊपर, तो इस पॉइंट पर फिंगर्स का है अंदर वाले डायरेक्शन में, तो कैसा हो जाएगा क्रॉस वाला। क्रॉस लगा रहा हूं इसका मतलब पेपर प्लेन के इनवर्ड है, डॉट लगा रहा हूं इसका मतलब आउटवर्ड है। बात समझ में आ रही है? अब ये पॉइंट जो है, अब यहां पर तुम्हें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एंगल को प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है, इसका भी मैं एक और एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं। देखो यहां पर अभी क्वेश्चन लिया है मैंने, फाइनाइट लेंथ वायर का ही है। एक वायर है जिसकी जो ए से बी के बीच में रख है, इसकी लेंथ, करंट इसमें आई है, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर दी हुई है। अब मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकला। अब देखो ये पी पॉइंट जो है वो ए बी जहां पर ए बी है ना उसके सामने नहीं है, उससे थोड़ा सा नीचे है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब लेंगे तो फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन एंगल्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, इस तरह से देखना, जब ए के लिए इस पॉइंट से जब आप ए पर एंगल ड्रॉ करोगे तो एक लाइन ये जाएगी और एक लाइन ये इस तरीके से जाएगी, दोनों पे लाइन ड्रॉ कर दी। तो ए के लिए, ए तो वैसे भी ऊपर है तो यहां से एंगल आ जाएगा अल्फा, लेकिन हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि हमने जो बीटा लेना है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ए यहां पर देखो कैसे, अल्फा कैसे है ऊपर की तरफ, और बीटा को काउंट करते हैं हम नीचे की तरफ, तो यहां पर तो बी ऊपर रह गया। तो इस इक्वेशन में एंगल यही ले लो, बीटा ही ले लो। मान लो ये यहां से यहां तक का एंगल आ गया अल्फा, ये सपोज लेटस से 60 डिग्री है और ये यहां से यहां तक का है 30 डिग्री। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना ज्यादा, ये जो पी पॉइंट है ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ए के लिए तो सेम 30 डिग्री ले 60 डिग्री ले लो, लेकिन बी से नीचे है ना, बी की तरफ नीचे है, तो बी वाले एंगल को 30 डिग्री ले लो, ठीक है। अगर मान लो ये इसकी जगह ऐसे होता, ये बी है और ये ए है, अगर ये बी पॉइंट यहां पर होता इस तरीके से, ये यहां पर, तो एक ये और एक ये इस तरह, तो फिर मैं क्या करता, ये वाला ये पी पॉइंट किसकी तरफ ऊपर चला गया, मतलब बाहर किस तरफ से वायर से बाहर गया है, ए पॉइंट की। तो ये वाला अगर एंगल 30 है, ये 60 है, तो फिर मैं इस वाले एंगल को क्या कंसीडर करता, नेगेटिव कंसीडर करता। आई होप आपको क्लियर हुई होगी बात मैं जो बोलना चाह रहा हूं। अब तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर 0.1 और साइन, अब ये ऊपर वाला है इसके लिए तो 60 डिग्री आएगा, प्लस साइन माइनस 30 डिग्री, बस ये लगा दो। सॉल्व करोगे तो ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई म्यू 4 पाई और ये साइन √3/2 और ये -1/2 आए। इसको सॉल्व करना, मुझे आंसर बताना कितना निकल कर आए। आई गेस आपको क्लियर होगी ये चीज के कैसे मैं निकाल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें एक फाइनाइट लेंथ वायर अगेन दिया हुआ है, एक पी पॉइंट जो है वो पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे, लेकिन ये बी के जस्ट सामने है, बी के जस्ट सामने है। मुझे ये निकाल के बताओ, वीडियो पॉज कर लो और मुझे ये निकाल के बताओ कि इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। चलो देखें हम, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए सबसे पहले तो मुझे अल्फा और बीटा पता करना पड़ेगा। तो आप अल्फा पता करने के लिए ये चेक करोगे, तो सपोज मैंने अल्फा दिया हुआ, सपोज है ये अल्फा जो है, आई गेस इसको ले लेते हैं, मान लो थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर एंगल मैंने थीटा ले लिया या तुमने अगर अल्फा भी लिया हुआ है, तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर
और साइन थीटा। ठीक है, यही है। P जो है अभी वायर की रेंज में ही है, तो किसी को कहीं से भी बाहर, किसी जिसकी तरफ से बाहर निकलेगा उसी को लॉस हो जाएगा। तुम तो ये समझ लो कि भाई ये पॉइंट जो है ना वो इनके बीच में रहना चाहिए। अगर इस पॉइंट की तरफ से बाहर निकला तो इसको घटा, तो इसका माइनस, इसकी तरफ से नीचे निकला तो इसका मतलब इसको घटा, इसका मतलब इसका माइनस। तो यहाँ पर अभी तो सामने है, तो कितना हो गया साइन 0, जस्ट सामने है ना, तो एंगल 0 ही बनेगा। तो कितना बन जाएगा म्यू नॉट आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर हो गया। डायरेक्शन भी बताओ भाई, डायरेक्शन कैसी होगी? मैग्नेटिक फील्ड करंट कहां पर है? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड है, तो देखो ये करंट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है निकालनी है इस पी पॉइंट पर, ये यहां पर है पी पॉइंट। थंब की को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो इस पॉइंट पर फिंगर्स कहाँ आ रही है? बाहर की तरफ। इस पॉइंट पर फिंगर्स कहाँ है? बाहर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? आउटवर्ड। इधर वाला कोई पॉइंट होता उस पर मैग्नेटिक फील्ड देखता तो कहाँ होता? इनवर्ड। समझ में आ रही बात? यहाँ इस पॉइंट पर अगर देखता, फिंगर्स की करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो बाहर की तरफ, इस पॉइंट पर देखूंगा तो इधर फिंगर्स घुमाई अंदर की तरफ। इस वाले पॉइंट पर देखेंगे तो ये फिंगर्स की टिप यहां रखोगे तो किधर दिख रहा है? इस वाली डायरेक्शन में, लेफ्ट वाली डायरेक्शन में। क्लियर है? देखो भाई, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंफिनिटी लेंथ वायर की वजह से हम निकालेंगे। इंफिनिटी लेंथ वायर का मतलब होता है कि एक वायर जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो। मान लो कि यहां से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक में कोई वायर अगर मैं देखता हूं और यहां पर एक पॉइंट ले लिया जाए तो वो इस पॉइंट की जो आर है, आर के रेस्पेक्ट में जो वायर की लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। इस आर के रेस्पेक्ट में इस वायर की लेंथ, अगर ये वायर मान लो 10 मीटर का है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो आर के रेस्पेक्ट में वायर की लेंथ काफी ज्यादा है, तो उसको हम इन्फिनिटी लेंथ वायर कंसीडर कर सकते हैं। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। इसका मैं लॉजिक भी समझा देता हूँ। मान लो जब ये, अगर मान लो ये वायर जो है इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है, एम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकाला जा सकता है, और जो इससे पहले हमने फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखा था उससे भी निकाल सकते हैं। उससे कैसे निकलेगा? मान लो कि ये फाइनाइट लेंथ वायर है, तो जब मैं फाइनाइट लेंथ वायर के लिए ये पॉइंट लेता हूं तो ये अल्फा कुछ आता है। अगर मैं ये वायर की लेंथ इधर और बढ़ाऊंगा तो अल्फा की वैल्यू और बढ़ जाएगी, वायर की लेंथ और बढ़ाऊंगा तो अल्फा की वैल्यू और बढ़ जाएगी। अगर वायर की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए, काफी ज्यादा ऊपर तक इंक्रीज कर दी जाए, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इंफिनिटी के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे बीटा के लिए भी वही सिचुएशन हो जाएगी। तो जब आप लिखोगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, तो साइन अल्फा भी 90 और बीटा भी 90, तो ये 1 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई आर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब तो ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। वायर अगर सिंगल है तो आई, अगर वायर एक वायर है उसके साथ एक और वायर और जा रहा है तो 2 हो जाएंगे तो 2 लगा देना। 3 वायर है तो 3 लगा। मान लो ऐसे एक वायर है, इसके साथ और एक और वायर बगल में है तो 2i हो जाएगा। n वायर है तो ni हो जाएगा। जब भी कहीं पर कई सारे वायर कंबाइन हो रहे हो तो जितने वायर्स होंगे उतनी बार हम n से उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। n वायर है तो n से मल्टीप्लाई कर दो। सेमी इन्फिनिटी वायर में अब यहां पर समझना, सेमी इन्फिनिटी वायर है मतलब वायर इन्फिनिटी है लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड कहां निकाल रहे हैं? उस वायर की इसी एक एंड के पास में। तो इस एंड के सामने अगर जब मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो कैसे आ जाएगा? ये यहाँ पर ऊपर वाला एंड तो होगा जिसके लिए अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री, और सामने जस्ट सामने अगर वायर के एंड के जस्ट सामने अगर पॉइंट लिया है तो उसके लिए बीटा जो एंगल होता है वो 0 हो जाता है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो साइन अल्फा तो हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन बीटा की जगह 0 तो साइन 0, तो वो वैल्यू निकलकर ये आ जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। मुझे एक और चीज, अब एक और चीज फटाफट से देख लो। अगर मान लो ये सेमी इन्फिनिटी वायर है, यहां पर कोई पॉइंट आ जाता है ये इस तरह से ये कोई पॉइंट, तो ऊपर वाला एंड तो कहां पर जाएगा? तो इस सिचुएशन में अल्फा तो हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन इस सिचुएशन में जो बीटा होगा वो ना तो 90 होगा ना 0 होगा।
तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा ना वो बनेगा म्यू नॉट आई। इस सिचुएशन में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन बीटा। तो वो बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना, ज्यादातर ये वाले केसेस आते हैं अगर क्वेश्चन में आते हैं, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये फाइनल इंफिनिटी लेंथ वायर है, इसकी जो लेंथ है इंफिनिटी लेंथ वायर, इसमें करंट 2 एम्पियर है, इससे 20 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो सिंपल सी चीजें लिख देते हैं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। आर है यहाँ 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 मीटर हो जाएगा। मीटर में चेंज करना जरूर, मीटर में जरूर चेंज करना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 0.4 पाई। ठीक, अपना आंसर भी जरूर चेक करना। इसमें निकालना है, वायर ऐसे दिया हुआ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। थंब इस तरह से कहां पर आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इनवर्ड यहां पर हो जाएगा। इसके लिए अगर हम बात करें, मैं पहले डायरेक्शन चेक कर लेता हूं। वायर ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, नीचे वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि ये ए पॉइंट नीचे दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, इनवर्ड आएगा। अगर मान लो ये ए पॉइंट ऊपर होता तो कैसे निकालते मैग्नेटिक फील्ड, तुम सिंपल सी चीज, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते, यहां पर ये ऊपर वाले पॉइंट पर, तो ऊपर वाले पॉइंट पर फिंगर्स देखो कहाँ है, आउटवर्ड। जिस भी पॉइंट पर निकालना है ना, फिंगर उस तरफ रखो, हम तो यही, तो यहाँ पर फिंगर्स तो कहाँ है, बाहर वाले डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। इस पॉइंट पर लिखना होता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाता। अब वैसे भी तुम्हें पता लग रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में, तो सर्कुलर फॉर्म में ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर इधर जाएगी, इस तरफ नीचे की तरफ, यहाँ पर अंदर की तरफ। वैल्यू अगर लिखेंगे तो म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड की, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अच्छा, आई की जगह क्या आ जाएगा, आई नॉट बाई 2, क्योंकि करंट की वैल्यू आई नॉट बाई 2 दी हुई है, और ये आर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, हमें 2 इंफिनिटी वायर दिए। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक सिंगल इंफिनिटी वायर था। 2 इंफिनिटी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 इंफिनिटी वायर लेंगे, सिंपल सा है, बारी बारी से हर एक वायर की वजह से इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर 2 वायर है, इसको मैं फर्स्ट कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं सेकेंड कंसिडर कर लेता हूँ। इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। अब सबसे पहले हम ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो एट ए मुझे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है, ठीक है। तो अब ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो वो किस किस की वजह से आएगा, फर्स्ट वाले वायर की वजह से भी आएगा और सेकंड वायर की वजह से भी आएगा। अब यहाँ पर दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सबसे पहले तो हमें उनकी डायरेक्शन चेक करनी होगी कि दोनों वायर की वजह से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है। तो फर्स्ट वाले वायर की वजह से ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो थंब ऊपर, तो ए पॉइंट पर फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है इनवर्ड वाली डायरेक्शन में, मतलब B1 की वजह से B1 जो आ रहा है वो आ रहा है क्रॉस इनवर्ड। और सेकंड वाले वायर की वजह से ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड थंब की करंट की डायरेक्शन में, बी पॉइंट फिंगर्स को मैंने इस तरफ रखा है, अगर बी पे निकालना होता तो इस तरफ लिखता। तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होना चाहिए, तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो आउटवर्ड आ रहा है, तो B2 कितना आ रहा है, बाहर। अब देखो B1 और B2 दोनों अपोजिट है, एक अंदर है इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से तो एक क्रॉस है और एक डॉट है, इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस, B1 में से B2 को माइनस कर देंगे। तो जो अगर मान लो B1 और B2 दोनों क्रॉस क्रॉस आ जाते तो दोनों को ऐड कर देते, दोनों डॉट डॉट होते तो दोनों को भी ऐड कर देते। तो इसका मतलब B पॉइंट पर, A पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगा B1। तो B1 की मैं वैल्यू भी लिख देता हूं पहले। B1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई, चलो यहां लिख लेंगे हम B1 माइनस B2। आप चाहो तो B2 माइनस B1 भी कर सकते हो, डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। B1 की वैल्यू लिखूं मैं, तो B1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की कितनी हो जाएगी, ये अगर टोटल डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
r/2, तो ये कितना हुई टोटल r/2 माइनस B2 के लिए लिखेंगे, इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो म्यू नॉट I2I0 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये डिस्टेंस कितनी है अगेन r/2, ऐसे लेंगे, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। अब अगर मैं यहां पर सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई पाई r माइनस 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई पाई r। आप ऐसे समझ लो कि B1 को मैंने प्लस का रखा है ना, इसका मतलब मैंने इसको पॉजिटिव लिया है और इसको नेगेटिव साइन लिया है, समझ में? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा म्यू नॉट I0 डिवाइडेड बाई पाई r माइनस में आने का मतलब माइनस वाला मैग्नेटिक फील्ड किससे रिलेटेड है? डॉट वाले से, डॉट वाले मतलब आउटवर्ड, इसका मतलब ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I0 डिवाइडेड बाई पाई r, ये कहां होगा? आउटवर्ड वाली डायरेक्शन में होगा। तो बी नेट टोटल जो आएगा वो कहां पर आएगा? आउटवर्ड आएगा। क्लियर है ये चीज यहाँ पर? अब बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं कि बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो मुझे डायरेक्शन चेक करनी है। सबसे पहले तो मैं डायरेक्शन चेक करता हूं एट बी। तो बी पर जो डायरेक्शन है, तो बी पॉइंट पर इस फर्स्ट की वजह से डायरेक्शन B1 की वजह से, इस वायर की वजह से, तो इस पॉइंट के लिए B1। तो अब ये जरूरी नहीं है कि बीच में एक वायर है, हम इसकी वजह से सिर्फ डायरेक्शन देख रहे हैं। तो करंट ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड B इस तरफ है ना कहीं, तो कहां पर आएगा? इनवर्ड। अब ये मत सोचना कि ये तो इधर चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखो कि पॉइंट इस तरफ है, तो BI1 की इस वन फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा? इनवर्ड वाले डायरेक्शन में। और B2 इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B पर भी कहां आ रहा है? इनवर्ड आ रहा है। इसका मतलब कितना हो जाएगा? क्रॉस आ जाएगा। क्रॉस आ गया, इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों की वैल्यू आप लिख लोगे, B1 की वैल्यू लिखोगे तो कितनी बनेगी? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई म्यू नॉट I0 डिवाइडेड बाई 2 पाई r। r कितना हो जाएगा? यहां से ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, तो टोटल कितना हो गया? 2r। इसी तरीके से B2 लिखोगे तो म्यू नॉट 2I0 डिवाइडेड बाई 2 पाई r, ये डिस्टेंस कितनी है? r। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, B1 प्लस B2। इसको सॉल्व करना, मुझे बताना कि ये इससे कितने टाइम्स आया है, जो इस वाले A पॉइंट से कितने टाइम्स आया है। आई गेस आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हम लेंगे, है ना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इस क्लास को जो भी है स्क्रीनशॉट ले लेना, जो बीच बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं अच्छे से रिवाइज करना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।